नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से संबंधित जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव। जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव किसका? औद्योगिकरण का। इम्पैक्ट ऑन कास्ट एंड क्लास सिस्टम। आज जब हम औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जाति और वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सामान्य रूप से हम जब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज के व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है तथा एक वर्ग विशेष के या एक विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है। भारत में भी जातियों के आधार पर पूरा समाज विभाजित था तथा अब भी वे अपने विघटित रूप में देखे जाते हैं। लोगों का कार्य या धंधा, उनका मिलना जुलना, सामाजिक सम्मान, विवाह आदि सब जाति के आधार पर नियंत्रित थे। पहले वैश्य या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये प्रमुख जातियां थी। जातियां नहीं कहकर इनको वर्ण व्यवस्था कहना ज्यादा ठीक रहेगा, जो सारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती थी। लेकिन औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने यहाँ की जाति प्रथा पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डाला, क्योंकि औद्योगिकरण के माध्यम से जातियां वर्ग में कन्वर्ट होती हुई जा रही है। अब यहाँ पर हम औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने जो यहाँ की जाति व्यवस्था पर प्रभाव डाला, इसकी सविस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला, जाति व्यवस्था में विघटन। औद्योगिकरण से जाति व्यवस्था में विघटन हुआ है, ये निश्चित रूप से माना जाना चाहिए, क्योंकि उद्योगों के विकास से जाति प्रथा पूरी तरह से विघटित हुई है। क्योंकि औद्योगिकरण के पूर्व की स्थिति में समाज के लोग अपनी जाति के आधार पर ही कार्य चयन करते थे। शूद्र वर्ण तथा हरिजन उच्च जाति के कार्य नहीं कर सकते थे। व्यक्ति की स्थिति उसकी जाति के द्वारा निर्धारित होती थी, लेकिन औद्योगिकरण ने इस आधार को बदल दिया है। उद्योगों में जाति के आधार पर कार्य विभाजन नहीं होता, बल्कि कार्य करने की योग्यता तथा क्षमता के आधार पर उन्हें कार्य दिया जाता है। एक ही कारखाने में विभिन्न जातियों के व्यक्ति रखे जाते हैं तथा एक ही प्रकार के कार्यों को विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को करने के लिए दे दिया जाता है। उद्योग में व्यक्तियों का विभाजन उनकी जाति के आधार पर नहीं होकर उनके कार्यों के आधार पर होता है। वह कुशल कर्मचारी वर्ग में है या अकुशल कर्मचारी वर्ग में है, कर्मचारी वर्ग में है या प्रबंधक वर्ग में, आदि कार्यों की प्रकृति के आधार पर व्यक्ति का विभाजन मिलता है। जातिगत विभाजन औद्योगिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं रखता। तो इस तरीके से ये सब औद्योगिकरण की ही देन है कि जाति व्यवस्था का विघटन हुआ। व्यक्ति की योग्यता और व्यक्ति की कार्य कुशलता के आधार पर व्यक्ति को जगह मिलना सुनिश्चित हुआ, न कि उसकी जाति के आधार पर। दूसरा है जातिगत कार्यों का विभाजन समाप्त। अब समाज में विभिन्न कार्यों का कठोर जातिगत विभाजन नहीं मिलता। शूद्र एवं हरिजन गंदगी की सफाई तथा उच्च जाति के लोगों की सेवा करें, यह आवश्यक नहीं रहा है। वैसे केवल व्यापार या व्यवसायों में लगे रहें तथा ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करना या शिक्षा देना ही करें, जरूरी नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। औद्योगिक उपक्रम में रोजगार देने के बारे में
सबको समान अवसर दिए जाते हैं। जातिगत व्यवस्था में प्रत्येक जाति अपने व्यक्तियों को कार्य सिखाने एवं प्रशिक्षण करने का कार्य करती थी। लेकिन औद्योगिक व्यवस्था में प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ किसी भी जाति का व्यक्ति कार्य सीख सकता है। कपड़े बुनने का कार्य झूला है, कपड़े धोने का कार्य धोबी, बाल बनाने का कार्य नाई करे, ऐसा नहीं है। उद्योगों ने कार्यों की संख्या में बहुत है वृद्धि की है तथा समाज के व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की सुविधा प्रदान की है। तो जातिगत कार्यों का विभाजन समाप्त हुआ है। अब योग्यता के आधार पर कार्यों का विभाजन शुरू हुआ है और ये देन है औद्योगिकरण की। तीसरा है जातिगत नियंत्रण में कमी। प्राचीन काल में जातीय नियंत्रण हुआ करता था। कोई व्यक्ति की एक ही जाति का व्यक्ति उस जाति में कार्य नहीं कर सकता है और इस तरीके से बंदिशें होती थी। परंतु आज की टाइप में हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के माध्यम से उद्योगों में सभी जातियों के व्यक्ति कार्य करते हैं, जिसमें एक पृथक औद्योगिक समाज की रचना हो गई है। व्यक्ति बिना अपनी जाति का विचार किए हुए सह कर्मचारियों के साथ मिलता जुलता है। अब अपनी जाति के वर्ग से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं रही है। इससे जाति का नियंत्रण कम हो गया है। पहले जाति के समूह द्वारा निर्धारित नियमों उपनियमों का कठोरता से पालन किया जाता था तथा नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता था। व्यक्ति जाति से बाहर कोई सामाजिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था, अतः अपनी जाति की रीति रिवाज नियमों का पालन करता था। लेकिन औद्योगिक समाज में वह जाति के नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़े आराम से एक सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। अतः जातिगत नियंत्रण बहुत ढीले हो गए और ये जातिगत नियंत्रण में कमी का श्रेय भी औद्योगिकरण को जाता है। चौथा है श्रम विभाजन कार्य कुशलता के आधार पर। पहले जो श्रम का विभाजन था वो जातीय आधार पर होता था, पर वर्तमान में औद्योगिकरण ने जो श्रम विभाजन का आधार है वो एक तरीके से उसकी योग्यता ने ले लिया है। या हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण से पूर्व के समाजों में श्रम विभाजन का आधार इस आधार पर था कि व्यक्ति ने किस जाति के परिवार में जन्म लिया है। लेकिन औद्योगिक व्यवस्था में श्रम विभाजन कुशलता के आधार पर होता है। ये है तो उद्योगों में विशिष्टीकरण अपनाया जाता है तथा कर्मचारियों को वही विशिष्ट क्रियाएं सौंपी जाती है जिसमें वह अधिक कुशलता एवं रुचि रखता है। तो ये इस तरीके से श्रम विभाजन और कार्य कुशलता पर आधारित है, न कि जातीय आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है। पांचवा है ब्राह्मणों की शक्ति एवं महत्व में कमी। आज जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण जात में पैदा होने पर वो बहुत बड़ा बुद्धिमान पैदा हो जाए। यहाँ पर अब उसी शिक्षा का काम पहले ब्राह्मण करते थे, अब यहाँ पर एजुकेशन में जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेके वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वही शिक्षा का कार्य करता है। तो भारतीय जाति व्यवस्था में जातियों की श्रेष्ठता का एक क्रम रहा है। इसके एक विद्वान है एस के कुथियालान के अनुसार कह सकते हैं कि भारतीय जातियां तथा उपजातियां एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित थी। ब्राह्मण शीर्ष पर थे तथा अछूत सबसे नीचे थे। प्रत्येक उपजाति का एक समूह था जिसका निर्धारित व्यवहार एवं प्रतीक था जो उसे श्रेणीबद्ध क्रम के अन्य समूह से पृथक करता था। तो इस तरीके से ये चीजें थी, परंतु औद्योगिक व्यवस्था ने ब्राह्मण जाति के शीर्ष में होने को महत्वहीन कर दिया है। अकुशल और निर्धन ब्राह्मणों को अब निम्न स्तर पर माना जाता है। तो ये सब औद्योगिकरण के लिए। शूद्र जाति का उत्थान। औद्योगिक व्यवस्था में शूद्र जाति के लोगों का उत्थान हुआ है। पहले लोग शूद्रों के साथ बैठना उठना उनके साथ खाना पीना उनके साथ रहना अच्छा नहीं मानते थे। शूद्रों की सामाजिक स्थिति बहुत सी गिरी हुई थी, अब वो हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। अब उद्योगों में बिना किसी भेदभाव के सबको कार्य मिलता है, सबको काम करने की समान दशाएं मिलती है, सबका एक ही कैंटीन विश्राम कक्ष होता है। यदि उद्योग आवास व्यवस्था करता है तो सभी
वहां भी सभी को समान प्रकार के घर रहने के लिए दिए जाते हैं। क्लब तथा स्कूल सभी जातीय कर्मचारियों बच्चों के साथ खेलने पढ़ने की समान सुविधा रखते हैं। तो इस सबसे निम्न और शूद्र जाति के लोगों का उत्थान हुआ, और ये उत्थान का श्रेय भी औद्योगिकरण को जाता है। उद्योग इसके बाद में अंतर्जातीय विवाह प्रचलन। पहले एक ही जाति के व्यक्ति दूसरी जाति के साथ विवाह नहीं कर सकते थे, इसे जातीय शुद्धता माना जाता था। यदि ऐसा कभी हो भी जाता था तो व्यक्ति को समाज द्वारा दंडित किया जाता था और समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था। दो विभिन्न जाति के लोगों में विवाह संबंध स्थापित हो जाने से जाति शुद्धता नष्ट होती थी, जिसे अच्छा नहीं मानते थे। अब कारखानों में कार्य करने वाले विभिन्न जाति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनमें घनिष्ठता बढ़ती है तथा अंतरजातीय विवाह हो जाते हैं। कारखाने में युवक युवतियां साथ साथ कार्य करती हैं, या उन्हें उनमें मतलब प्रेम संबंधों का विकास होता है और अंतरजातीय विवाह में परिणित हो जाते हैं। तो प्रेम विवाहों में जाति एवं कुशलता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है कि कोई जाति है या कुल है, प्रेम विवाहों में जाति एवं कुल का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, सिर्फ कुशलता का ध्यान रखा जाता है। उसकी दोनों की एक तरीके से मेल मिलाप को प्रेम प्रसंग हो जाता है। छुआछूत की भावना समाप्त। औद्योगिकरण से नगरों का विकास हुआ, वहाँ होटलें यातायात के साधन विकसित हुए, जहाँ स्कूल एवं कॉलेज खुले, वहाँ सभी को प्रवेश लेने एवं साधनों का प्रयोग करने का अधिकार होता था। इस प्रश्न को वहाँ कोई महत्व नहीं देते कि कौन किस जाति का है, बल्कि सब मिलते जुलते हैं। इस सारी व्यवस्थाओं में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। ये सब चीज भी औद्योगिकरण के लिए है। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण में परंपरागत जो जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं रह गया है। एक कारखाने के औपचारिक संगठन में जाति के आधार पर न कार्यों का विभाजन होता है और न इसके अनुसार पारिश्रमिक ही दिया जाता है। ये व्यक्ति की कुशलता एवं कार्य क्षमता तथा संगठन में उसके औपचारिक पद और पद सोपान क्रम में उसकी स्थिति है, जो उसे सम्मान तथा प्रतिष्ठा दिलाती है। कारखाने की व्यवस्था में परस्पर जो अनौपचारिक संबंध विकसित होते हैं, उनसे वे कारखाने के बाहर भी एक दूसरे के साथ निकटता अनुभव करते हैं। औद्योगिक उपक्रम एवं औद्योगिक नगर में छुआछूत जातीय विशिष्टता को अब प्राचीन रूप में नहीं बनाए रखा जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी प्राचीन स्थिति के लक्षण देखे जा सकते हैं, लेकिन औद्योगिकरण एवं शिक्षा के विकास का प्रभाव वहां भी पड़ रहा है तथा जाति प्रथा निरंतर विघटित होती जा रही है। इसका कारण है औद्योगिकरण। अतः औद्योगिकरण के कारण ही छुआछूत की भावनाएं समाप्त हुई है, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन हुआ है, शूद्र जाति का उत्थान हुआ है, ब्राह्मणों की जो एकाधिकार की जो शक्ति थी वो एक तरीके से शक्तिहीन या महत्व में कमी आई है। श्रमिक विभाजन कार्य कुशलता पे श्रम का विभाजन एक तरीके से कार्य कुशलता अर्थात उनकी योग्यता पर आधारित हुआ है। जातीय नियंत्रण में कमी आई है, जातिगत कार्यों का विभाजन समाप्त हुआ है, योग्यता के आधार पर कार्यों का विभाजन शुरू हुआ है, जाति व्यवस्था में विघटन हुआ है, जो संगठित होते थे उसका विघटन हुआ है। तो इस प्रकार से जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर औद्योगिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे समाज एक समानता की ओर बढ़ रही है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कुछ काफी आगे आपसे फिर मिलते हैं दूसरे